फंक्शनल ग्रुप उस तरह के एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को बोला जाएगा जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कर। ओके, फंक्शनल ग्रुप किसको बोला जाएगा? उस तरह के एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स which will decide the chemical property of any organic compound। जिस एग्जांपल से समझो, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पहले सुनो। जैसे मान लो कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है मिथनॉल। अब इसके अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप इसका है ये OH। This OH will decide the chemical property of this organic compound। ठीक है, तो ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है अल्कोहल। दिस बिलोंग्स टू अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ओके, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है CH3COOH। इस कंपाउंड का नाम है इथेनोइक एसिड। अब इस इथेनोइक एसिड का ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ग्रुप ऑफ एटम्स जो यहाँ पे है CH3COOH। हाँ सुनो, तो इथेनोइक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप ये है COOH। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी और इसमें जो भी केमिकल प्रॉपर्टी आएगी कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए CH3COCH3। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है प्रोपेनॉन। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम प्रोपेनॉन है और इसका जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज गोइंग टू डिसाइड बाय दिस कार्बोक्सिल CO। ये जो ग्रुप है CO कार्बोक्सी ग्रुप, इसको इसी से इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होगी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कीटोन। इस फंक्शन ग्रुप का नाम होता है कीटोन। समझ में आई बात? तो दैट एटम क्या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे एक और एग्जांपल ले लो C2H5Br। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्या है? हैलोजन। हैलोजन, इसलिए हम लोग इसको हैलो एल्केन बोलते हैं। हैलो एल्केन बोला जाता है। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करने वाला है? Br। ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स that is going to decide the functional property, that is going to decide the chemical property of any organic compound. That atom or group of atom is called as what? That is called as क्या? Functional group. The atom or group of atoms, the atom or group of atoms which will decide, the atom or group of atoms which will decide chemical properties, which will decide chemical properties of an organic compound. Chemical properties of an organic compound. एग्जाम्पल में आपके ये 4 एग्जाम्पल हो गए। देखो हैलोजन नाम कहां से आया? इसमें जो ये हैलो है, इस वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है फॉर्मेशन। वैसा एलिमेंट जो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं।
इसके एग्जाम्पल होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सर ये एलिमेंट कहीं पे प्रेजेंट हो तो वहां पे जो आईपीएससी नेमिंग हम लोग करेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस आईपीएससी नेमिंग में हम लोग लिखेंगे हैलो, और हैलो के साथ में हम ऐड करेंगे जो भी एल्केन वहां पे होगा उस एल्केन का नाम। ठीक है, हैलो के साथ आप एल्केन का नाम ऐड करोगे। जैसे मान लीजिए कि वहां पे अगर फ्लोरीन है तो यू विल यूज फ्लोरो। अगर फ्लोरीन है तो क्या लिखोगे? फ्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो क्या लिखोगे? आयोडो। और जो भी है उसके साथ में वहां पे आप जो भी एल्केन है वो एल्केन का नाम ऐड कर दोगे। अगर मीथेन है, मीथेन लिख दीजिए, शॉर्ट में लिखोगे, शॉर्ट में, कंटिन्यूएशन में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बीच में कोई कैपिटल नहीं होगा, पहला लेटर सिर्फ कैपिटल होगा, उसका बीच में कोई, ये सारी सब कॉन्टिन्यूएशन में, हेलो एल्केनिज्म कॉन्टिन्यूएशन, इसलिए मैंने प्लस करके लिखा है, गैप नहीं होगा उसके बीच में। इसी का अगर कॉमन नेमिंग करना हो तो कॉमन नेमिंग में आप यूज करोगे एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या, ये दोनों अलग अलग लिखना है। ठीक है, एल्काइल अलग, हैलाइड अलग। अब जैसे एल्काइल, मीथेन है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। इथेन होगा तो इथाइल। प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल लिखोगे। उसी तरह से ब्यूटेन होगा तो ब्यूटाइल। इसके साथ में जो भी हैलोजन हो उसमें हैलाइड लगाओगे, मतलब फ्लोरीन है तो फ्लोराइड लगाओगे, क्लोरीन है तो क्या लगाओगे? क्लोराइड। ब्रोमीन होगा तो क्या लगाओगे? ब्रोमाइड। आयोडीन होगा तो आयोडाइड। इस तरह से आपको लगाना है। ठीक है, और इसमें कॉन्टिन्यूएशन नहीं होगी, इसमें बीच में गैप होगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन भी नहीं होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंपाउंड है CH3Cl। इसको आप कैसे लिखोगे? CH3Cl ऐसे लिखोगे। इसका आयुपैक नेम अगर देखो तो आयुपैक नेम क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? आप हेलो एल्केन, हेलो क्या है इसमें? क्लोरीन है तो क्लोरो। एल्केन कौन सा है? एक कार्बन का है, एक कार्बन का है ना, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्लोरो कॉन्टिन्यूएशन में देखिए, कॉन्टिन्यूएशन में क्लोरोमीथेन, बीच में कोई कैपिटल नहीं, कोई गैप नहीं, क्लोरोमीथेन। इसी का अगर, ये तो हो गया आयुपैक नेम, अगर इसी का कॉमन नेम लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल अलग लिखोगे और क्लोराइड अलग लिखोगे। ये हो गया इसका कॉमन नेम, लेकिन बीच में कोई कैपिटल नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कोई कैपिटल नहीं। अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है और यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, बताओ इसको क्या लिखोगे, नाम बताओ। ये हो गया देखो, CH3CH2CH2Br, हुआ ना? ये समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? CH2, ये रहा, ये पहला वाला CH3, ये रहा, ये हो गया CH2, ये रहा, ये देखो CH2Br। आप चाहो तो इतने को भी कंडेंस कर सकते हो, इतने पार्ट, इतने पार्ट को, या इतने पार्ट को कंडेंस कर लो। ये क्या हो जाएगा? C3H7Br, ऐसे भी लिख सकते हो आप। C3H7Br, नाम क्या होगा, नाम बताओ पहले। आयुपैक नेम बताओ, आयुपैक नेम बताओ। ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन। और कॉमन नेम? प्रोपाइल ब्रोमाइड। ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया इसका आयुपैक नेम, और कॉमन नेम हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये हो गया इसका कॉमन नेम। चलिए इसका नाम कौन बताएंगे? हैंड रेज करें, बताएं।
हैंड रेज करो और नाम बताओ, चल बताओ, तुम बताओ। -1 क्लोरोफेन। पूरा गड़बड़ पूरा था। हाँ बोलो। ठीक है, क्लोरो और पेंटेन के बीच में डैश नहीं लगेगा, बाकी सारा सही है। हाँ बाकी सारा वेरी बिल्कुल सही। इसका नाम होगा, देखो रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये रहा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, दो हैलोजन है, एक हैलोजन यहाँ पे, दूसरा हैलोजन यहाँ पे। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? पोजीशन डिसाइड करनी है, रूल नंबर 2 में आएगा। ये हो गया हमारा मेन चेन, ये मेन चेन है, और ये दोनों हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, जिसकी हमें करनी है पोजीशन डिसाइड। तो पोजीशन डिसाइड करने के लिए काउंटिंग किधर से करी जाएगी, इधर से कि इधर से, लेफ्ट से कि राइट से? अगर लेफ्ट से करेंगे तो काउंट फंक्शन ग्रुप कितने कितने पोजीशन पे आ रहा है, 3 और 4। लेफ्ट से करेंगे तो, लेफ्ट से करेंगे यहाँ पे, इधर से आ रहा है 2 और 3, इधर से आ रहा है 3 और 4 पे, तो ये करेक्ट है। अब देखना है क्या दोनों फंक्शन ग्रुप सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, तो अब क्या करेंगे, रूल नंबर 4 में आइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पढ़ा आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बता दिया है मैंने, अल्फाबेटिकली जाएंगे। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो और क्लोरो में कौन पहले आएगा? ब्रोमो पहले आएगा, 3 ब्रोमो, फिर -2 क्लोरो। अब आ जाइए मेन चेन में, एंड दैट इज पेंटेन। समझ में आया? जो रूल आईयूपीएससी का पढ़ा सेम वही चीज लगेगा हर जगह, कोई अलग चीज नहीं है, हर जगह सेम रूल लगना है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, इसी जगह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी है क्या किसी के पास? देना जरा, ब्रोमोहेक्सेन करके क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पुरानी एनसीईआरटी का पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 4, रेड मार्क करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रेड मार्क करके, मतलब समझ जाइए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पेज नंबर 69 पे क्वेश्चन नंबर 4 में रेड मार्क करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा रेड मार्क में क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन का क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर है यस, पॉसिबल है। और कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं? तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल। क्या क्या है अभी ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से। क्वेश्चन समझ में आया? तो ब्रोमोपेंटेन, पहले तो हमें बनाना पड़ेगा फॉर्मूला ब्रोमोपेंटेन का। पेंटेन बताओ क्या होगा, फॉर्मूला बताओ पेंटेन का, C5H12। ब्रोमीन लगाना है तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, उसकी जगह पे ब्रोमीन लगेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रोमीन लगाने के लिए एक हाइड्रोजन को हटाओगे ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H11Br, ये हो गया ब्रोमोपेंटेन। क्या ये समझ में आया ब्रोमोपेंटेन क्या हुआ? पेंटेन क्लियर है? पेंटेन का फॉर्मूला C5H12। ब्रोमीन लगाने के लिए एक हाइड्रोजन हटाओगे तो उसी जगह पे तो ब्रोमीन आएगा ना। आप स्ट्रक्चर देखो, जैसे मान हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, जहां से भी, जहां मर्जी वहां का हाइड्रोजन हटा दीजिए, वहां पे लगा दीजिए ब्रोमीन। ये बन गया, क्या बन गया, ब्रोमोपेंटेन। अब क्वेश्चन क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है? तो आंसर है यस। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है? तो इसका आंसर है 3। कैसे 3? एक होगा यहाँ पे, दूसरा होगा यहाँ पे, तीसरा होगा यहाँ। 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो, यहाँ पे है तो 1 ब्रोमोपेंटेन, यहाँ पे होगा तो 2 ब्रोमोपेंटेन, और यहाँ पे होगा तो 3 ब्रोमोपेंटेन। एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन ग्रुप है, ये है C≡O, C≡OH। इसको हम लोग कंबाइन कंडेंस करके लिखते हैं CHO।
इसको COH नहीं लिखा जाएगा कभी भी, इसको जब भी लिखा जाएगा CHO ही लिखा जाएगा। इसकी जो IUPAC नेमिंग है, हमें IUPAC नेमिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। IUPAC नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एल्केन, जो भी कंपाउंड एल्केन का है, मतलब जितना भी कार्बन है वहां पे, उसमें कार्बन का एल्केन हो गया, उस एल्केन में से लास्ट वाला ई हटा दीजिए और उसमें AL ऐड कर दीजिए। ठीक है, AL, अल्कोहल में क्या ऐड कर रहे थे, OL, यहाँ पे AL, तो ये हो जाएगा एल्केनल। एल्केनल, जैसे एक कार्बन के एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पे देखो आप C डबल बॉन्ड OH, इस फंक्शनल ग्रुप में तो ऑलरेडी एक कार्बन है ना, इसमें ऑलरेडी एक कार्बन है, तो इसका भी कार्बन इंक्लूड हो। तो पहले कार्बन का जो एल्डिहाइड होगा, वन कार्बन का जो एल्डिहाइड होगा, वो इसी में हाइड्रोजन अटैच हो गया, क्योंकि इसमें ही अटैच, इसमें भी कार्बन है ऑलरेडी। तो जब कार्बन है ऑलरेडी तो आप इसके नाम में भी यहाँ पे ऐड करोगे कार्बन का नंबर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा मीथेनल। मीथेन के नाम में से ई हटाइए और उसमें AL ऐड कर दीजिए। इसको हम लोग, इस मिथेनॉल को एक और नाम से जानते हैं, मिथेनॉल। ये तो इसका IUPAC नेम हो गया। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका होता है, क्या होता है बताओ, फॉर्मल्डिहाइड, ये होता है इसका कॉमन नेम। इसका एक और नाम होता है मिथाइल एल्डिहाइड। अगर कॉमन नेम की बात करें इसकी, तो कॉमन नेम इसका होता है एल्काइल एल्डिहाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल एल्डिहाइड। एक कार्बन का एल्काइल क्या होता है, मिथाइल, तो उसके नाम में लगा दोगे मिथाइल एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग नॉर्मली फॉर्मेलिन भी बोलते हैं। आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए बायो की लैब में इसी सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। कहीं ये क्योंकि पॉइजनस होता है तो इसमें कोई माइक्रोब्स ग्रो नहीं होता है, तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं होता, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, माइक्रोब्स ग्रो नहीं होता, तो इसलिए जो है इसको यूज किया जाता है डेड ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करके रखने के। इसको हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो कंबाइन करके लिखेंगे HCHO। तो ये जो कंपाउंड है ये है हमारा फर्स्ट एल्डिहाइड, ये हमारा फर्स्ट एल्डिहाइड हो गया। अगर हम सेकंड एल्डिहाइड की बात करें, सेकंड एल्डिहाइड की बात करें बच्चों, तो सेकंड एल्डिहाइड में दो कार्बन होगा, है ना, दो कार्बन होगा सेकंड एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये तो इसका फंक्शनल ग्रुप ही हो गया। अब बाकी जगहों पे आप हाइड्रोजन लगा करके अटैच कर दीजिए। ये सब, ये जो कंपाउंड बना ये क्या बना, CH3CHO, CH3CHO बना। नाम क्या होगा, नाम बताओ, इथेनॉल नहीं, इथेनॉल, अल AL लगेगा इसमें, ये होगा इथेनॉल। ये तो IUPAC नेम हो गया इसका। अगर कॉमन नेम की बात करो तो कॉमन नेम इसका होगा इथाइल एल्डिहाइड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये दोनों इसका कॉमन नेम। क्लियर हो रहा है ना बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को, ये तो पिछली क्लास में कर चुके थे हम लोग। चलो ये हो गया सेकंड एल्डिहाइड। अगर हम थर्ड एल्डिहाइड की बात करें, हम लोग यहाँ पे चार एल्डिहाइड के बारे में देखेंगे। थर्ड एल्डिहाइड की बात करें तो थर्ड एल्डिहाइड का मतलब तीन कार्बन का एल्डिहाइड, ये दो यहाँ पहले हमने तीन कार्बन ड्रॉ कर, ठीक है। अब इसमें ये, आप इस एल्डिहाइड को अगर ध्यान से देखो तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मतलब जहां पे ये लगेगा वहां पे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड टर्मिनेट होगा। चाहे आप लेफ्ट एंड पे लगाओ, राइट एंड पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उधर ही लगाओ, यहाँ पे भी लगा सकते हो, एक ही बात है, उधर लगाओ इधर लगाओ, जहां पे भी लगाओ। आपको पता ही है कि हम फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो अगर इधर रहेगा तो इधर से काउंटिंग होगी, इधर रहेगा तो इधर से काउंटिंग होगी। पढ़ा है ना रूल आपने, सेकंड रूल जो था लोएस्ट पोजीशन रूल, तो लोएस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे अब इधर से काउंटिंग होगी, तो ये हमेशा नंबर 1 पे ही रहेगा, तो हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। तो इसलिए जिसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है कि उसकी पोजीशन फिक्स है, तो उसकी पोजीशन कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेंशन नहीं करना हो। मैंने क्या बोला अभी सेंटेंस, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि उसका पोजीशन फिक्स ही है, कभी चेंज नहीं हो सकता, तो उसका पोजीशन कभी भी नोमेनक्लेचर में लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका फिक्स है ना, देखो टर्मिनल पे है, फिक्स है, नंबर 1 पे ही आएगा, तो इसके नंबर में, इसके पोजीशन में कभी भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी कि ये 1 पे है, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स, तो इसमें कभी भी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप कलेक्टिवली आप लिख सकते हो CHO, CH2,
CH3, इसको हमने CHO, ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेनल, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रोपाइल एल्डिहाइड, प्रोपाइल एल्डिहाइड। फोर्थ कंपाउंड एल्डिहाइड का। तो फोर्थ कंपाउंड का मतलब 4 कार्बन का एल्डिहाइड होगा। 4 कार्बन का ये रहा, 1 2 3 4, किसी भी टर्मिनल पे लगा, लेफ्ट टर्मिनल पे, राइट टर्मिनल पे, एक ही बात है। चलो इस बार हम इधर लगा लेते हैं राइट टर्मिनल पे, बाकी जगहों पे हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया CH3, CH2, CH2, CHO। ठीक है, आप चाहो तो इतने को भी कंबाइन कर सकते हो, इस पार्ट को भी कंबाइन कर सकते हो। आप लिख सकते हो C3H7 CHO, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। आप इसको बोलोगे ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, या फिर आप इसको बोलिए ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। एक, चलो एक और कार्बन का बनाना, फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कंपाउंड में बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें यहाँ पे लगा दें हम लोग CHO ग्रुप, हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर दीजिए। वेरी गुड। तो ये हो गया कंपाउंड CH3। देखो पहला पार्ट, देखिए एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3, ये पार्ट देखो CH2, ये पार्ट देखो CH2, फिर इसको देखो क्या है CH2, फिर इसको देखिए क्या है CHO, CHO। तो इसको आप कलेक्टिवली भी इस चारों को पार्ट को यहां से लेके यहां तक को कंबाइन कर दो। 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 2 7 2 9, H9CHO। इसको आप बोलोगे क्या, प्रोपेनल, सॉरी 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 सॉरी, यस इट इज पेंटेनल, पेंटेनल, या फिर बोलोगे पेंटाइल एल्डिहाइड। तो ये सब रूल पे है, कोई भी यहाँ पे रूल से बाहर नहीं है, सब का सब रूल पे है। क्या बच्चा, C4 होगा, बिल्कुल सही बात है, ये C4 होगा, C4 होगा H9CHO, या 4 कार्बन है तो C4H9CHO। तो ये हो गया पेंटाइल एल्डिहाइड। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड मैं साथ में लिख रहा हूं यहाँ पे, इसके पीछे कुछ सर्टेन रीजन है। क्या रीजन है अभी आपको समझ में आ जाएगा। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C+O। ठीक है, ये C+O कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। इसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है, इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनिल। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे CO ऐसे। अब यहाँ पे दोनों साइड जो बॉन्डिंग है, इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यहाँ पे किसी भी एक साइड हाइड्रोजन लगा दो, देखो अगर हम इधर हाइड्रोजन लगा दें तो क्या ये हो गया, बताइए, एल्डिहाइड हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहे हो एल्डिहाइड हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहे हो तो एल्डिहाइड हो रहा है। तो करना क्या पड़ेगा, दोनों ही साइड कार्बन लगाने। समझ में आया बात, क्लियर हुआ पॉइंट सबको? यहाँ पे दोनों साइड ही कार्बन लगानी पड़ेगी तभी जाके ये बन सकता है कंपाउंड। तो कीटोन, कीटोन के बारे में खासियत क्या है, कीटोन की खासियत क्या है, कीटोन जो है वो 3 कार्बन से स्टार्ट ही होगा। पहला कीटोन कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन का बनेगा। मिथेनॉल नहीं बन सकता कभी, है ना, इथेनॉल भी नहीं बन सकता कभी। जब भी बनेगा स्टार्ट फ्रॉम प्रोपेनॉल। तो ये 3 कार्बन से बनता है। इसका IUPAC नेमिंग जो होगा, IUPAC नेमिंग, इस IUPAC नेमिंग में एल्केन के नाम में से ई हटा दीजिए लास्ट वाला, और इसमें ऐड कर दीजिए ONE। ठीक है, ONE, ओन बोलेंगे इसको, एल्केनॉन, एल्केनॉन। जैसे अभी मैंने आपको बताया इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 कार्बन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन, 3 कार्बन। तो जो फर्स्ट कंपाउंड होगा कीटोन का, फर्स्ट कंपाउंड दैट विल बी ऑफ 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, अब इसमें डबल बॉन्ड O हमेशा बीच में होगा,
बीच में होगा कहने का मतलब कि उसके दोनों साइड कार्बन जरूर होगा। CH3 CO CH3 कंपाउंड का नाम देखो, एल्केन के नाम में से ई हटाना है। ये 3 कार्बन का प्रोपेन क्या हो जाएगा, ई हटा दीजिए, ONE ऐड कर दीजिए, क्या हो गया, प्रोपेनॉन। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। सेकंड कंपाउंड, इसका सेकंड कंपाउंड 4 कार्बन का, 1 2 3 4। अब इसमें आप चाहे यहां मर्जी यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, एक ही बात है। इसको आप लिखोगे CH3 CH2 CO CH3। आप चाहो तो इतने को भी कंबाइन कर लो, C2H5 CO CH3, C2H5 CO CH3, एक ही बात है। नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनॉन। कॉमन नेम इसका आपके काम का नहीं है, उसको छोड़ दीजिए जो काम का नहीं है। ये कंपाउंड हो गया ब्यूटेनॉन। क्लियर बच्चों यहां तक। अब आप एक बात बताओ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा प्रोपेनॉन का, जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ, सबको कंबाइन करके बनाते हैं ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, बताओ। C3, ठीक है, C3 H कितना, H6O, C3H6O, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ब्यूटेनॉन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ जरा, C4H8O, वेरी गुड। अब चलिए इसका बनाइए जरा, प्रोपेनॉल का बनाओ, प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ, प्रोपेनॉल का बोला मैंने, प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल का पक्का, ध्यान से देखा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या करते हैं, सबको कंबाइन कर देते हैं ना, जितना कार्बन जितना हाइड्रोजन सबको कंबाइन, सारा कार्बन कंबाइन कीजिए, कितना आ रहा है, C3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, पक्का, ठीक से देख लिया ध्यान से। तो C2H5, तो इसका और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना, सेम। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, कंपाउंड अलग अलग हो, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं ना। ये दोनों आइसोमर है। आइसोमर में भी एक खास तरह का आइसोमर, कैसा खास, कितना खास, फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग, आइसोमर तो है ही, साथ में उसका फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग है। इस तरह का जो आइसोमर बनता है, जिसका फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग होता है, इस तरह के आइसोमर का एक अलग नाम होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल आइसोमर। समझ में आया फंक्शनल आइसोमर क्या हुआ, आइसोमर क्लियर है सबको। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से 2 या ज्यादा कंपाउंड बन रहे थे, आप देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका और इसका सेम, लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसका बनाओ, ब्यूटाइल एल्डिहाइड का, ब्यूटाइल एल्डिहाइड का C4H8O। देखो तो ब्यूटेनॉन का क्या है, C4H8O है ना। ये दोनों ब्यूटेनॉन और ब्यूटेनल, दे आर फंक्शनल आइसोमर, प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल फंक्शनल आइसोमर। क्लियर। देखिए फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर का डेफिनेशन लिखें, when one molecular formula will represent 2 or more different organic compounds, 2 or more different organic compounds having different functional groups, they are known as functional isomer. They are known as functional isomers. For example, C3H6O
C3H6O can represent the formula of propanone and propanol. Propanone and propanol. प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल। दूसरे एग्जांपल में लिखोगे C4H8O can represent the formula of butanone and butanol. तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्लियर हुआ। इससे पहले हमने एक और आइसोमर पढ़ा था, उसका नाम था स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोल रहे थे? जहां पे फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। दो स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। एक होगा, देखो मैं दोनों स्ट्रक्चर यहां बनाता हूं, देखो ध्यान दो। एक बनेगा सेकंड कार्बन पे और एक बनेगा थर्ड कार्बन। ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो कोई भी, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कार्बन की बॉन्डिंग कभी गलत ना हो। कार्बन की बॉन्डिंग वहां पे 4 से ज्यादा भी नहीं होगी, 4 से कम भी नहीं होगी। ये दो कंपाउंड बने प्रोपेनॉन पेंटेनॉन के। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पेंट टू ओन। इसको बोलेंगे पेंट टू ओन। इसको बोलेंगे पेंट 3 ओन। ये दोनों स्ट्रक्चर है पेंटेनॉन का, 5 कार्बन के कीटोन है ये। अच्छा, ये दोनों क्या ये दोनों भी आइसोमर हैं? है ना आइसोमर? इस आइसोमर का नाम क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छा, इसका पेंटेनॉन का क्या फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है? बताइए, पेंटेनॉन का फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है? मान लो यही क्वेश्चन आ गया पेपर में, ठीक है, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन सा हो सकता है? पेंटानल। पेंटानल विल बी फंक्शनल आइसोमर ऑफ पेंटेनॉन। ओके, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका फंक्शनल ग्रुप होगा C≡OOH। ये है इसका फंक्शनल ग्रुप C≡OOH। इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं COOH। दोनों O को अलग अलग लिखते हैं। रीजन आपके सामने है, देखिए, एक डबल बॉन्ड में है, एक सिंगल बॉन्ड में है, इसलिए दोनों को हम लोग अलग अलग लिखते हैं। ओके, अब इसकी जो आईपीएससी नेमिंग होती है, आईपीएससी नेमिंग में हम लोग क्या करेंगे कि एल्केन के नाम में से ई हटा दीजिए, ये लास्ट वाला, और उसमें ऐड कर दीजिए ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है, जो भी एल्केन है उसके नाम में से ई हटाइए और ओइक एसिड ऐड कर दीजिए। ये बन गया एल्कानोइक एसिड। जैसे मीथेन है तो मीथेन से क्या बनेगा, नाम बताओ? बिल्कुल सही, ये बन जाएगा मिथेनोइक एसिड। इथेन से इथेनोइक एसिड, तो एक कार्बन का एसिड। चलिए देखिए, अब इसमें भी आप देखो तो ये भी एक टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है ना? 3 बॉन्डिंग तो ऑलरेडी अटैच है, तो एक ही बॉन्डिंग से अटैच हो सकता है, या राइट इधर भी अटैच करो। ये हो गया कंपाउंड HCOOH, नाम है इसका मिथेनोइक एसिड। ये इसका आईपीएससी नेम हो गया, या फिर इसका कॉमन नेम बोलना चाहो तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, बट कॉमन नेम की उतनी जरूरत नहीं होती, बट याद रख सकते हो आप। अगर सेकंड कार्बन की बात करें तो सेकंड कार्बन में बनेगा इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का एसिड, ये रहा COOH। इतना तो इसका फंक्शनल ग्रुप ही हो गया। बाकी कार्बन लगा करके उसके साथ में हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, ये हो गया CH3COOH। ठीक है, CH3COOH नाम हो जाएगा इसका इथेनोइक एसिड।
या फिर आप इसको बोल सकते हो एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, बट आईयूपैक नेम जो है इसका वो इथेनॉइक एसिड ही है। तीन कार्बन की एसिड की बात करें, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड में तीन कार्बन, एक दो तीन। अब यहाँ पे भी आप दोनों साइड में ही लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट एंड राइट एंड पे ही लगाना है, राइट टर्मिनल पे ही लगाना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप लेफ्ट टर्मिनल पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, तो किसी भी टर्मिनल पे लगाइए आप। CH3 CH2 COOH ऐसे लिखो, चाहे COOH से पहले स्टार्ट करो इनकी बात। प्रोपेनोइक एसिड, तो मेथनोइक एसिड से कंपाउंड बनेगा तो मिथानोएट, क्या लगाओगे, मिथानोएट। और इथेनोइक एसिड से बनेगा तो, प्रोपेनोइक एसिड से बनेगा तो क्या लगाओगे, प्रोपेनोएट। कंपाउंड जब बनता है तो क्या हटता क्या वहां से, हाइड्रोजन। कौन वाला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है, ये वाला, इधर वाला नहीं। ये तो इधर कोवेलेंट बॉन्ड में, ये वाला भी है कोवेलेंट बॉन्ड में ही, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है ना वो काफी स्ट्रांग होती है, मतलब काफी वीक होती है। इसके कारण क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहां से हट जाएगा आसानी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इसके बीच में जो बॉन्ड गेन करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। कहां की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको याद हो तो मैं नॉन मेटल में भी मैंने एक पॉइंट बताया था, उस सारे पॉइंट्स को जरा देखो कैसे कैसे यहाँ पे यूज होता है। नॉन मेटल में आपको क्या बताया था मैंने, फर्स्ट पे फ्लोरीन, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे नाइट्रोजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, उसमें FON करके बताया आपको, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, तो हाईएस्ट रिएक्टिव है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद यहाँ पे बॉन्डिंग किसके किसके बीच में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। हाइड्रोजन में क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि लूज करता है, दोनों करता है। ज्यादातर केस में क्या करेगा, ज्यादातर केस में वो लूज करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है नॉन मेटल, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड तो बना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही पानी में डिसॉल्व होगा, जो पानी की प्रॉपर्टी है, पानी की प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, इसको अलग कर देगा। ये पानी की प्रॉपर्टी है ना, पानी क्या करता है, वाटर क्या करता है कि कोई भी अगर एसिड है, कोई भी एसिड, तो उस एसिड में से हाइड्रोजन को अपने साथ में अटैच कर लेगा। पानी जो है, जो खुद H2O है, वो यहाँ के हाइड्रोजन को अपने साथ में अटैच कर लेगा H+ को, और वो बना लेता है H3O+। ये हो गया एसिडिक। यहाँ से हाइड्रोजन लेगा इस जगह से, जो सबसे वीक होगा वहीं से तो बॉन्ड, वहीं से तो लेगा ना वहां पे ये ले लेगा हाइड्रोजन इस जगह से। यहाँ से हाइड्रोजन नहीं ले सकता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट। वीक कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड बहुत बहुत वीक होता है, ये आसानी से वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जैसे HCl है, HCl की जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है क्या आयनिक बॉन्ड है, any of the acid will not show acidic behavior in absence of water। पढ़ा है ना, पूरा एक टॉपिक पढ़ा है इस पे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में आयनिक बन ही नहीं सकता कभी भी, नॉन मेटल के बीच में कभी नहीं बन सकता आयनिक। दिमाग में ये कभी कंसेप्ट है हटा दो, गलत है। नॉन मेटल के बीच में हमेशा क्या बनता है, हमेशा कोवेलेंट। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, HCl इज नॉट आयोनिक, HCl इज कोवेलेंट। तभी तो ये बिना वाटर के इसमें कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं आती। एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों आती है, क्योंकि ये वाटर इसकी बॉन्ड को तोड़ देगा। जब इसकी बॉन्ड को तोड़ देगा तो हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच होकर के बना लेता है H3O+। एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C+O। देखिए, अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया किसी साइड में तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, ये है ना सामने देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, सेम वही चीज जो कीटोन में पढ़ा था। ठीक है, दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, तभी जाके क्या बन सकता है, एस्टर बन सकता है।
तो एस्टर बनने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ ये कहाँ होना चाहिए, कार्बन के बीच में होना चाहिए। तो इसको हम लोग अब ये वाला ये क्या है, CH3 होगा। इसको आप क्या बोलते हो, अल्काइल बोलते हो, बोलते हैं ना अल्काइल। ये कौन सा अल्काइल है, मिथाइल। इधर भी कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, RCOO R डैश कर देते हैं। अब R डैश का मतलब, R क्या मतलब क्या है, R इज एल्काइल, R इज एल्काइल। ये दोनों एल्काइल है, सेम एल्काइल भी हो सकता है, अलग अलग एल्काइल भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड। ठीक है, सेम एल्काइल डिफरेंट एल्काइल, इट मे बी सेम और डिफरेंट, इट मे बी सेम और डिफरेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये है हमारा फर्स्ट एस्टर। ये कौन सा एसिड है, क्या हटाया था हमने, OH हटाया था कि OH हटाया, H हटाया ना। समझ में आ रही है, देखिए ध्यान से समझिएगा तो ये समझ में आएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी, 3 मार्क का, सुनो ध्यान से। COO CH3COO H होता तो ये क्या होता, एसिड होता। ये देखिए CH3COO, इसका मतलब ये एसिड का पार्ट है ना, ये एसिड का पार्ट है। तो एसिड का पार्ट है तो इसका मतलब किसी, ये कौन से एसिड का पार्ट है, इथेनॉइक एसिड में से क्या हटा, तो जब H हटता है तो क्या बोलते हैं, इथा, इथानोएट, इथा, याद रहेगा, इथानोएट। क्या ये क्लियर हुआ सबको, नहीं बताना तो अभी तक देखो। ये क्या है, CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल, मिथाइल बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथानोएट, ये इसका नाम होगा, मिथाइल इथानोएट। समझ में आया कैसे नाम रखा गया। ये है इसका IUPAC नेमिंग, ये IUPAC नेमिंग है। और इसका नाम क्या होता है, IUPAC नेमिंग जो होता है इसका, एल्काइल एल्कानोएट, एल्काइल एल्कानोएट इज इट्स IUPAC नेमिंग। सेकंड एस्टर 1 2 3 4, C डबल बॉन्ड O, 4 कार्बन का एस्टर। सोचिए तो नाम क्या होगा इसका, सबसे पहले क्या करोगे, COO जहां दिख रहा है उसको इंक्लूड करते हुए 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड करो। समझ में आ रहा है, यहां पे भी तो हमने वही किया था ना, COO को इंक्लूड करते हुए उसको एक पार्ट लेफ्ट एक पार्ट राइट। अब देखो COO अगर H होता तो ये 2 कार्बन का एसिड होता, H हटा है, क्या बोलोगे, इथानोएट। ये वाला पार्ट हो गया इथानोएट। अब ये वाला पार्ट देखो 2 कार्बन का एल्काइल है, क्या नाम होगा, इथाइल। ये कंपाउंड है इथाइल इथानोएट। मिथाइल इथानोएट को कंडेंस करो, कंडेंस करो मिथाइल इथानोएट को, CH3, ठीक है बिल्कुल सही, COO CH3, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ, C3H6O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वेरी गुड। चलिए प्रोपेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए, क्या बना, C3
क्या देखा? फंक्शनल आइसोमर। तो कौन कौन सा कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर हो गया? मिथाइल इथानोएट एंड प्रोपेनोइक एसिड आर फंक्शनल आइसोमर। समझ में आया?